नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे विधानसभा सत्र की खबर के साथ में। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हो चुका है और शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा का माहौल कैसा रहेगा, इसका ट्रेलर मिल चुका था। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष के विधायकों ने सदन की सीढ़ियों पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया था। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी, मदन बिष्ट और भुवन कापड़ी बैनर और पोस्टर लेकर सीढ़ियों पर बैठे नजर आए और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के ये विधायक सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। ये संकल्प था सबका, परंतु बीजेपी ने जानबूझ करके गैरसैंण की अनदेखी करना चाहती है और गैरसैंण में सत्र नहीं चलाना चाहती है, जानबूझ करके देहरादून में चलाना चाहती है। ये पहाड़ का अपमान है और पहाड़ के लोगों का अपमान है। एक सपना था लोगों का कि उत्तराखंड बनेगा तो राजधानी गैरसैंण के अंदर बनेगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी 2 अक्षरों का शासनादेश जारी करने से ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बन जाती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी तब बनती है जब वहाँ पर सत्र चलाया जाए, जब वहाँ पर स्टाफ रखाया जाए, जब सेक्रेटरी वहाँ बैठे, जब विधानसभा के मंत्री और विधायक वहाँ पर बैठे, तब जाकर के पहाड़ के विकास का कार्यक्रम की हम बात कर सकते हैं। पहाड़ पे सड़कें नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बेरोजगारी है, पहाड़ पे मूलभूत समस्याओं की कमी है और सरकार देहरादून में लगातार सत्र चलाना चाहती है और ये वाहवाही लूटना चाहती है कि हमने ग्रीष्मकालीन सत्र कर दिया है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और हर हाल में गैरसैंण में अस्थायी राजधानी होनी चाहिए और पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो। और हम ये भी चाहते हैं कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसका तत्काल गैरसैंण। तो उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। 5 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा और इस दौरान विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। बात अंकिता भंडारी हत्याकांड की हो, बात केदार मामले की हो, बात यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले की हो, ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पहले दिन राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 समेत 10 विधायक पेश किए गए। इसके अलावा 544.43 करोड़ का अनुपूरक बजट भी सीएम धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया। बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हंगामे के पूरे आसार हैं। इसके अलावा विपक्ष विधानसभा में बैकडोर भर्ती और यूके एसएससी पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, राज्य की भावनाओं से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अंकिता भंडारी हत्याकांड है। इसके अलावा जो है वो विधानसभा की भर्तियां हैं और यूके ट्रिपल एससी है। बहुत सारे मामले हैं जिन पर आज। अब बात उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की भी कर लेते हैं। दरअसल गुरमीत सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। राम सुमेर शुक्ला की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने राम सुमेर शुक्ला के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र भी किया। तो उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रुद्रपुर पहुंचे। उन्होंने पंडित राम सुमेर शुक्ला मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। दरअसल कॉलेज में पंडित राम सुमेर शुक्ला की 107वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले राज्यपाल ने डीडी चौक पर स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि पंडित राम सुमेर शुक्ला के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों से अपनी छाप छोड़ने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। यूं तो रुड़की को ग्रीन सिटी क्लीन सिटी कहा जाता है, लेकिन इस ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी की जो तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे, उस तस्वीर को देखकर आप खुद ये सोच में पड़ जाएंगे कि अगर ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी की तस्वीरें ऐसी हैं तो फिर बाकी जगहों के हाल क्या होंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी का अंबार नजर आ रहा है।
दरअसल ये तस्वीरें शहर के इस्लाम नगर और भारत नगर की हैं, जहां लंबे अरसे से गंदे पानी का जलभराव देखने को मिल रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक इस समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर निगम और क्षेत्रीय विधायक ने आश्वासन जरूर दिया, लेकिन आलम यह है कि अब लोगों में गुस्सा है और लोग स्थानीय विधायक का पुतला बनाकर इसे गंदे पानी में जल समाधि देते नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विधायक ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है और उन्हें इस गंदगी में मरने के लिए छोड़ दिया है। नगर निगम के चक्कर काट काट के हम थक गए हैं। इतने पार्षद के लेटर वहाँ रखे हुए आप जाके देख लो, और उन्होंने आश्वासन भी दे रखा है कि हमने पास कर दिया है। वो किस तरह का पास हो रखा है वो हमारी समझ में तो आ नहीं रहा। 1 महीना पहले से उसका टेंडर होने वाला, उसमें नाला बनेगा, ये हैगा वो होगा, यही कहानी 6 महीने से लगातार सुनते आ रहे हैं। अच्छा बेटा, पार्षद को हम 10 बार लेके वहाँ जा चुके हैं और वहाँ कई दफ़े बहस भी हो चुकी है। पार्षद भी बहुत लड़ा है हमारी तरफ से वहाँ से, लेकिन पार्षद की भी कोई सुनवाई वहाँ नहीं हो रही है। मोहल्ला इस्लाम नगर है। आज से ठीक 25 दिन पहले भी एक प्रदर्शन किया गया था इसी पानी की निकासी को और सड़क को लेके। इधर देखो सामने। मेयर गौरव गोयल ने ये कहा था मीडिया के और बात करते हुए कि 1 महीने या 15 दिन के अंदर मैं इसका समाधान कर दूंगा। अगर सड़क का भी नहीं होता तो पानी का समाधान हर हाल में किया जाएगा। लेकिन जब से बात हुई थी जो पिछला आंदोलन का, उसके मुकाबले आज पानी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं जो कर्मचारी थे उन्हें भी रोका गया है और पानी बिल्कुल सड़ा हुआ है। देख लीजिए, बीमारियाँ फैल चुकी है घर घर में, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं। हमें पानी की निकासी चाहिए, यहाँ सड़क चाहिए। अगर वे लोग इसका समाधान नहीं करते हैं, चाहे उसमें नगर आयुक्त हो, मेयर गौरव गोयल हो, प्रदीप बत्रा हो, हम उनका घेराव करेंगे। अगर चमोली में कर्णप्रयाग ब्लॉक के कालेश्वर गांव के लोग परेशान हैं। हिलवेज कंपनी की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़क निर्माण 5 साल पहले किया गया था तो उस वक्त इस तरह से सड़क का निर्माण किया गया था कि आज उनके मकानों पर संकट दौड़ रहा है। उनके मकान टूटने का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल पहले भवन एनएच ने सड़क निर्माण किया, लेकिन उसे सही ढंग से नहीं किया गया, जिसकी वजह से गांव के मकानों को खतरा बना हुआ है। आलम यह है कि निर्माण कार्य सही ढंग से ना होने के कारण उनके खेत भी खराब हो चुके हैं। मामले को लेकर कई बार कंपनी को चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गढ़वाल आयुक्त से लेकर जिला प्रशासन तक कई बार ग्रामीण शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 महीने में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बद्रीनाथ हाईवे को बंद किया जाएगा। वहीं हिलवेज कंपनी ने 1 महीने में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। क्यों एनएच ने जो है रोड को ऐसा उल्टा सुल्टा बना रखा है, जहाँ इसके वर खुलने थे वहाँ नहीं खुले, जहाँ उल्टे खोद दिए। हमारे यहाँ पे जो है कि गांव का बहने का भी खतरा पूरा हो रखा है। खेत जो है कि सामने में हमने आज दिखाई फोटो में दे दिया, जो खेत का पूरा नाला बना, पूरे ग्राम कालेश्वर वासियों की जितनी भूमि है वो सारी आज नष्ट होने को जा रही है। जो कि नीचे मकाने हैं, पूरा भूमि जो दिखाई दे रही है वो पूरी भूमि आज नष्ट होने को जा रही है। मांगे ये है कि एनएच इसको आ करके इसको ठीक करिए, इस नालों को सुधारिए, पानी कहाँ जाना है, क्या जाना है, और नहीं तो यह जिला अधिकारी हमारे इसके हम एक महीने का टाइम से हम जिला रोड पे जो चक्का जाम करेंगे। शासन प्रशासन से लेकर हर किसी के पास जाने के बाद भी हमें अभी तक निराशा हाथ लगी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि अगर लगभग ये अगर हमारा मतलब मोदी जी अगर ये चाहते हैं कि हमारे संगठन के लोगों के घर तोड़ करके मैं विकास कर सकूं, तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। फिर ये तो हमें ही मार दो, हमें लेटा के कहीं ऐसे रोड खोद दो और कहीं भी हमें लेटा के घुसा दो, हमें हमारे ऊपर रोलर चलवा दो ना। फिर जब ऐसे ही करना है हमारे साथ, अगर 1 महीने के अंदर अंदर मेरे मकान का जो भी मुझे या तो मुआवजा दिया जाए, अगर इनको कटिंग करनी है तो विकास कार्य में हम भी पीछे नहीं है, हम अपना मकान देना चाहते हैं, दे सकते हैं, पर हमें उसका उचित मुआवजा मिले। और जो मतलब जहाँ पर निकासी है वो वहाँ पे वो कलवट नहीं डाल रहे हैं, गदेरे की निकासी जहाँ पर है वहाँ पे कलवट नहीं डाल रहे हैं, हर जगह वो कलवट डाल दे रहे हैं। हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए। अगर 1 महीने के अंदर NHIDCL या NH की जो भी कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा अगर ये विकास कार्य ढंग से नहीं किया जाता है या इसे सुसंगठित नहीं किया जाता है, तो 1 महीने बाद लगभग
हम नेशनल हाईवे 007 जो बद्रीनाथ को जोड़ता है, हम इसे बंद करेंगे। देहरादून की डीएम सोनिका सिंह मसूरी पहुंची। उन्होंने वहां पर विभागीय अधिकारियों के साथ में बैठक की और ट्रैफिक की समस्या को लेकर डीएम सोनिका सिंह गंभीर नजर आई। उन्होंने ट्रैफिक एसपी को कई अहम निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि बैठक में मसूरी टैक्सी एसोसिएशन और व्यापार संघ के साथ नगर पालिका और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के साथ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम ने ट्रैफिक एसपी को सड़कों पर बेतरतीब ढंग से खड़ी गाड़ियों का चालान करने के निर्देश दिए। दरअसल मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, ऐसे में जाम की समस्या से पर्यटकों को दो चार होना पड़ता है। लिहाजा अब मसूरी में यातायात व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए प्रशासन कमर कसता नजर आ रहा है। मसूरी की व्यवस्था को लेके एक नई एनर्जी आई है, स्पेशली जब डीएम मैम ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस पुट कर रही है मैम। हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सारी पार्किंग्स हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आज की मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रही, जहाँ पे होटल एसोसिएशन हो, टैक्सी स्टैंड हो, नगर निगम के अधिकारी हो, सबने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तो टैक्सी स्टैंड को प्रपोजल दिया गया है कि वो पार्किंग्स टूरिस्ट के लिए खाली कर दे, जो भी पार्किंग्स लाइब्रेरी चौक और बड़ा मोड़ पे इनके द्वारा रखी गई है, और उसको रीजनेबल रेट पे उनको किंगक्रेज पे मिल जाए, ताकि किंगक्रेज की भी पार्किंग यूज़ हो और वो टूरिस्ट के लिए यूज़ हो। कुछ वन वे के लूप्स हमारे द्वारा बनाए जाएंगे, इसमें कहीं पे भी लोकल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर जब लाइब्रेरी चौक पे कोई वाहन आता है जिसको 0 पॉइंट पे जाना है, उसको हम वेवरली स्कूल की रूट से भेजेंगे, ताकि 0 पॉइंट से लाइब्रेरी चौक वाली जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो रिवर्स वे में अच्छी चले। साथ ही ये नगर निगम की जो मॉल रोड की जो एंट्री है, उसको भी अगर हम 200 मीटर अंदर की तरफ करेंगे, तो हमारी जो कैमल्स बैक एक जो बहुत ही कम यूज़ होने वाली रोड है, वो इमरजेंसी रीजन के लिए भी, लोकल्स के लिए भी एक तरीके से खुल जाएगी। अभी जैसे किंग क्रेग पार्किंग है, तो इसकी और अच्छा यूटिलाइजेशन कैसे हो, इसके लिए आज सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। प्लस जो ट्रैफिक की यहाँ पे इश्यूज़ हैं और मॉल रोड पे स्पेशली किस तरह से व्हीकल्स का मूवमेंट रहे, इसके ऊपर आज होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन के लोग और नगर पालिका के अध्यक्ष जी यहाँ थे, और काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं। अगर कोई फीडबैक होगा, कोई चेंजेस होंगे, तो उसको पॉजिटिवली लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी जो व्यवस्था आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम कोशिश करें। बुलेटिन में अब बात उत्तरकाशी की। डीएम अभिषेक रुहेला नचिकेता ताल का भ्रमण करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि नचिकेता ताल डूंडा ब्लॉक में पड़ता है। इस दौरान उनके साथ जिले के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने यहां जिले के अधिकारियों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया। साथ ही अधिकारियों को नचिकेता ताल और पैदल ट्रैक रूट पर सफाई व्यवस्था और बेहतर करने के निर्देश दिए। डीएम ने नचिकेता ताल के करीब 4 किलोमीटर पैदल ट्रैक रूट का स्थलीय निरीक्षण भी किया। डीएम ने चौरंगी खाल के पास चौंदियाड गांव में जल संरक्षण और संवर्धन के तहत निर्मित अमृत सरोवर तालाब का भी जायजा लिया। उत्तराखंड को हिमाचल से जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। आपको बता दें कि पुल निर्माण का करीब 65% से ज्यादा का काम भी पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि पुल मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें कि विकासनगर में भीमावाला नावघाट इलाके में करीब 28 करोड़ की लागत से यह पुल बन रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल के लोग लंबे वक्त से पुल निर्माण की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पिछले साल दोनों राज्यों की सरकारों ने इसे हरी झंडी दे दी और इस पर काम शुरू हो चुका है। बता दें कि इस पुल के बन जाने से न केवल जमुना पार हिमाचल प्रदेश के ग्रामीणों को विकासनगर बाजार में खरीदारी करने में आसानी होगी, बल्कि कुल्हाल पुल पर ट्रैफिक लोड भी कम हो जाएगा और विकासनगर से पांवटा साहिब जाने वाले लोगों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही उनका समय भी बचेगा। जो ब्रिज बन रहा है, ये उत्तराखंड से हिमाचल को जोड़ने के लिए बन रहा है और इसकी लागत लगभग 28 करोड़ रुपए है और ये हमारा 540 मीटर का हमारा ब्रिज है और ये मार्च या अप्रैल तक हम इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा काफ़ी काम इसमें हो भी चुका है। हमारा 65 से 70% हमारा काम हो चुका है अभी। बाकी
कोटद्वार में खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। कितने बेखौफ हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है तो खनन माफिया ट्रैक्टर लेकर फरार हो जाता है। तो कोटद्वार में खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला लैंसडाउन वन प्रभाग की लालढांग रेंज का है, जहां तेली स्रोत में अवैध खनन में लगी ट्रैक्टर ट्रॉली को खनन माफिया वन विभाग के सामने से ले गए। दरअसल वन विभाग की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची तो अवैध आरबीएम से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेने की कोशिश की गई, लेकिन खनन माफिया वन विभाग की मौजूदगी में ही ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर जंगल में भाग गया। फिलहाल वन विभाग आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। मौके पर स्टाफ था, उसने अव्यवस्था करी जो आपको दिख ही रहा है। हमने उसके विरुद्ध एसटीके जारी कर दिया गया है और जो कि उस पर दबिश दे रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द उसको जो है कि अरेस्ट कर लेंगे, उसके ट्रैक्टर ट्राली पर, उसको हम सीज कर लेंगे। कौन है ये कोई विजयपाल मेहरा है, ये कोई सिगरेटी लोग मणिपुर के वो हैं। ये तो कोई राजनेता बताते हैं, तो लेकिन क्या है क्या नहीं इस बारे में पता नहीं, लेकिन हमारे लिए तो एक अपराधी हुए, वो खनन अपराधी है। तो उसमें जल्द हम उसकी गिरफ्तारी या उसके ट्रैक्टर ट्राली को सीज कर दें। अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक में एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसके बाद परिवार के छत से, माफ कीजिएगा, परिवार के स्वर से छत उठ गई है और अब परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। मामला बिरल गांव का है। मकान धर्मानंद का बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था और मवेशियों को भी ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल दिया गया था। ग्रामीणों की माने तो पीड़ित धर्मानंद मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पीड़ित ने लंबे वक्त से प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आवेदन दे रखा है, लेकिन अभी तक उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। अल्मोड़ा से तेंदुए के हमले की खबर सामने आ रही है। तेंदुए ने 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 2 महिलाएं और एक युवक घायल हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला द्वाराहाट ब्लॉक के मल्ली मिरई गांव का है। पीड़ित युवक ने बताया कि वो घर के पास पाइपलाइन ठीक करने गया था, तभी झाड़ियों में घात लगाए बैठे तेंदुए ने उन पर हमला बोल दिया। युवक के बचाव में आई महिला को तेंदुआ कुछ दूरी तक घसीट कर भी ले गया। एक महिला को द्वाराहाट सीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव में पिंजरा लगाने की मांग की है। मल्ली मिरे के भौरा तोक में हमारे 3 लोगों को तेंदुए ने जख्मी किया है, जिसमें बसुली देवी, पुष्पा देवी और छोटे भाई सुमित हैं। ये गांव के अपने पड़ोस में पानी ठीक कर रहे थे और तेंदुए ने इनके ऊपर अचानक आक्रमण किया और हम इस समय उनको इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट में प्राथमिक उपचार के लिए लाए हैं। बसुली देवी के हेड इंजरी है, हाथ फ्रैक्चर है, सुमित के हाथ में काफ़ी इंजरी है और ये लोग शायद इनको रेफर किया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वन विभाग को हमने 6 महीने पहले ही लिखित रूप से दिया था, रेंजर को, डीएफओ को, कि आप भौरा में पिंजरा लगवाइए और यहाँ पर तेंदुए का बहुत आतंक है। लेकिन वन विभाग द्वारा हमारी अनसुनी की गई। हमने जो पत्राचार किया था उसका भी जवाब नहीं दिया गया। आज केवल भौरा ही नहीं, पूरे द्वाराहाट में तेंदुए का आतंक है। यहाँ के हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर गौचर, सलना, डढोली, भौरा, धर्मगांव, मिरई, तमाम क्षेत्रों में तेंदुए का आतंक है और ये तेंदुए शहरी, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में आकर लोगों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। बाजपुर में एक रेलवे ट्रैक के पास गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही वन विभाग की टीम को मामले की जानकारी मिली, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बाजपुर में बेरिया रोड के पास रेलवे ट्रैक के किनारे गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की एसडीओ शशि देवी से मिली जानकारी के मुताबिक संभावना जताई जा रही है कि ट्रेन की चपेट में आने की वजह से गुलदार की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। सुबह सूचना हमको मिली, गुलदार हमको बाजपुर रेलवे ट्रैक पे, लालकुआं बाजपुर रेलवे ट्रैक पे गुलदार दिखाई दिया। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ट्रेन से टकराकर उसकी मृत्यु हुई है। अभी हम पोस्टमार्टम के लिए उसको ले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद एग्जैक्ट टाइमिंग पता चलेगी
और हमने अभी रेलवे वालों से बात की। रेलवे वालों से बात करने पे ये पता चला है कि रात को 8 बजे से 2:30 बजे के बीच 4 ट्रेनें लालकुआं से बाजपुर और बाजपुर से लालकुआं की तरफ गई हैं। तो इसके बाद ये जांच का विषय है। जांच में पता चलेगा कि किस ट्रेन से एक्चुअली लेपर्ड की डेथ हुई है। तो बुलेटिन के आखिर में बात उधम सिंह नगर की भी कर लेते हैं। दरअसल उधम सिंह नगर में एक बुजुर्ग ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि पड़ोसियों ने उनकी झोपड़ी जला दी थी, जिसकी वजह से बुजुर्ग ने आत्महत्या की है, जिसके बाद पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। तो टैगोर नगर गांव निवासी वृद्ध पंचानन मजूमदार ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शव लेकर पुलिस चौकी में धरने पर बैठ गए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले पड़ोसी महिला और उनके 2 बेटों ने झोपड़ी जला दी थी। इस पर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर पंचानन ने आत्महत्या कर ली। पुलिस चौकी में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रभारी बसंती आर्या पुलिस चौकी पहुंचकर परिजनों को समझाती हुई भी नजर आई। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण आक्रोशित नजर आ रहे हैं। गोपाल मजूमदार नामक व्यक्ति द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि कुछ लोगों के प्रताड़ित करने की वजह से इनके पिताजी ने आत्महत्या कर ली है। तो इसी के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है इस तहरीर के आधार पर, और इसमें कड़ी विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन इसकी की जाएगी। जो भी तथ्य इन्वेस्टिगेशन में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।